फाइनली मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक धमाकेदार फंड मार्केट के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा फंड है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या मिल सकता है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं और कितना ज़्यादा वहां पर पैसे बनने के चांसेस है, और ख़ास तौर से इस समय पे ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक और भी पॉइंट, मेरे पास एक सवाल आया कि भाई मैं 2 साल से SIP कर रहा हूँ लेकिन मेरे पैसे नहीं बन रहे हैं। देखिए, बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे मुद्दे पर मिल जाएंगे और इस तरह के सवालों को जवाब देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन आज जो सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं, आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर तो बहुत ज़्यादा लोग उलझा कर रखते हैं, लेकिन क्लियर कट मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर। और जो बात करने वाला हूं मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि 100 to 10% इन्हीं 2-3 गलती हो सकती है, इन्हीं में से 2-3 गलती हो सकती है जो शायद आप कर रहे हैं, इसलिए आपके पैसे नहीं बन रहे हैं। तो इन तमाम तर मुद्दों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। और देखिए, सपोर्ट की अभी आजकल जो यूट्यूब की स्थिति हो चुकी है, बेहद आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं बराबर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि यूट्यूब तो पहुंचा नहीं रहा है, ऑडियंस तक वीडियो पहुंच ही नहीं पा रही है। तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि SIP में 2 साल से आप पैसे डाल रहे हैं और पैसे नहीं बन रहे हैं। इसके मुझे जो लगते हैं 2 से 3 रीज़न होंगे। एकदम श्योर मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेकर कि 2 से 3 पॉइंट है जिसको आपको याद में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही 2-3 गलती में से कोई एक गलती होगी जो आप कर रहे हैं, इसीलिए पैसे नहीं बन रहे। ऐसा जिस भी इन्वेस्टर्स के साथ है वो अपने ऊपर इस बात को ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। कुछ गलत तो बोल नहीं रहा हूँ कि आप लीजिएगा तो मुझे तकलीफ़ होगी, आपको तकलीफ़ होगी ना, आपको तकलीफ़ होगी इस बात को अपने ऊपर लीजिएगा तो, और ना मुझे तकलीफ़ होगी ये बात कहने में कि आप अपने ऊपर लीजिए। सबसे पहली गलती है, सबसे पहली गलती कि फ़ंड का सही सिलेक्शन ना करना, सही फ़ंड का सिलेक्शन ना करना। देखिए, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, मैं भी भाई बहुत मरतबा बोल देता हूँ कि भाई म्यूचुअल फ़ंड के अंदर ज़्यादातर फंड्स ऐसे ही हैं जो अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन आप देखिए कि भाई आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं। सारे फंड अच्छे हैं लेकिन अपने मकसद, अपने काम की वजह से अच्छे हैं। हर फंड के अलग अलग काम है, हर फंड के अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। जब देख लीजिए कि कोई ऐसी कैटेगरी है, मान कर चलिए मिड कैप एक कैटेगरी है, जो जिस कैटेगरी का कोई फंड आपके लिए सूटेबल साबित हो रहा है, आपको मिड कैप चाहिए और कोई ऐसा मिड कैप है जो आपके लिए सूटेबल हो रहा है, तो अब उस फंड को, मिड कैप कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है, उस कैटेगरी का फंड लेना। लेकिन उस कैटेगरी में किस फंड को आपको लेना चाहिए, वहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। परफॉर्म आप सबसे पहले चेक करिए। अब परफॉर्म चेक करने में न लोग क्या गलती करते हैं पता है आपको, सिर्फ वो रिटर्न्स देकर वहीं पर बस कर देते हैं। उनको लग जाता है कि भाई नहीं, रिटर्न्स अगर अच्छे आ रहे हैं इसका मतलब इसका परफॉर्म बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए, जहाँ पर आपके पैसे जा रहे हैं ना, ये असल में फ़ंड का जो सिलेक्शन है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, लेकिन लोग हल्के में ले लेते हैं। सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई जा रही है सर, और वहाँ पर आप पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे जिनको आप अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने जीवन से बचा कर किसी तरीके से आप उस पैसे को वहाँ पर निवेश कर रहे हैं, और उसको अगर जिम्मेदारी से निवेश नहीं करेंगे तो वो नुकसान होगा या फिर उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। टाइम आप उतना ही दे रहे हैं, उतने समय में अगर 2 रुपये आपको बढ़ा कर मिलता तो फिर आप वो काम क्यों नहीं करेंगे। तो परफॉर्म चेक करने में आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखना है, रिटर्न्स देखना ज़रूर है, उसके साथ उस रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना है। बेंचमार्क ने सेम टाइम ड्यूरेशन में 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर्स में जिस तरीके का रिटर्न्स दिया है, उसका बेंचमार्क इंडेक्स जो भी है, ठीक उसी तरीके का रिटर्न्स, कम से कम वैसा रिटर्न्स इस फंड का रहा है या नहीं रहा है, ये बात याद रखिए। दूसरी बात ये आती है कि क्या यहीं पर बस कर देना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर बस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क के रिटर्न से मिला लेते हैं और वहाँ पर वो फंड साबित हो जाता है कि ये सही है, तो आपको देखना चाहिए कैटेगरी एवरेज में जो दूसरे फंड है, सेम कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं, उनके रिटर्न्स कैसे रहे हैं, क्या उनको इसने बीट किया है या नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जिससे आपको यहाँ पर देखिए, अब मान कर चलिए कि
इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, कैटेगरी एवरेज से क्यों आपको मैच करना चाहिए, बात को समझिए, बहुत ही करीब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानकर चलिए कि एक फंड है जिसका BSE है स्मॉल कैप या मिड कैप, उसका जो है ना निफ्टी मिड कैप 150 उसका बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 उसका बेंचमार्क इंडेक्स हो गया। मानकर चलिए उसने एक साल में 10% का रिटर्न्स दिया है, ये हाँ 10% मान लेते हैं, और उसी बेंचमार्क को फॉलो करने वाला कोई ऐसा फंड है जिसने 11% का रिटर्न्स दिया है, तो ऐसा तो हम कह सकते हैं कि भाई बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न्स दिया है तो इसका परफॉर्म अच्छा है। लेकिन हम कैटेगरी एवरेज को अब इसलिए चेक करेंगे क्योंकि सेम कैटेगरी में कोई ऐसा फंड होगा जो इस फंड से, मतलब बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न्स दिया, इस फंड ने 11% का रिटर्न्स दिया, कोई तीसरा या दूसरा फंड होगा जो हो सकता है 12 या 14% का रिटर्न्स दिया हो, तो उसके सामने ये फंड सही नहीं रहेगा, फिर उसके सामने वो फंड सही रहेगा जो 12 या 14% का रिटर्न्स दिया। क्यों? इसलिए कि भाई वो बेंचमार्क को भी बीट किया है, क्योंकि बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न्स दिया तो बेंचमार्क को भी बीट किया है। और दूसरी बात, कैटेगरी एवरेज के जो दूसरे फंड्स हैं, कैटेगरी में जो दूसरे स्कीम्स हैं, उनके रिटर्न्स को भी बीट किया है। तो बदरजे ओला श्योर सबसे पहला अच्छा फंड वो होगा जिन्होंने 10 से 12%, 14% यानी जो ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। तो इसलिए आपको दोनों को कंपेयर करके देखना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सपेंस रेशियो, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए, एग्जिट लोड वगैरह को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना आपके खर्चे हैं और ये काट लिए जाते हैं, AMC की तरफ से काट लिए जाते हैं, जो कि आपके रिटर्न्स में घट कर दिखलाए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई सालाना रिटर्न्स जो दिखलाया जाता है वो उसमें क्या कहते हैं कि एग्जिट लोड वगैरह इंक्लूडेड होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए एग्जिट लोड तो उस वक्त आपको लगता है जब आप निकलते हैं, एग्जिट लोड टाइम पीरियड के अंदर से जब आप निकलते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर कहीं पर एग्जिट लोड 1 महीने का रहता है, कहीं पर 3 महीने का, कहीं पर ज़्यादातर फंड्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर साल भर के रहते हैं एग्जिट लोड। तो इस पीरियड में निकलेंगे तब जाकर आपको एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज आपको नहीं लगेगा। आप बने हुए हैं तो क्यों लगेगा भाई। अब बात रही ना कि एक्सपेंस रेशियो, समझ रहे हैं ना, तो एक्सपेंस रेशियो वो डेली बेसिस पे आपके रिटर्न से काट लिए जाते हैं और जो रिटर्न्स दिखलाए जाते हैं वो एक्सपेंस रेशियो काट कर ही दिखलाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये खर्चे देखने बहुत ही ज़रूरी है। बातें आपको क्लियर समझ में आ गई। अगर ये सारी चीज़ों को देखते हुए तब जाकर आपने फंड लिया है तो अब मुझे लगता है कि एक ही गलती है जिसकी वजह से रिटर्न्स नहीं बन सकते हैं मार्केट के अंदर और स्कीम के अंदर। वो क्या हो सकती है पता है? टाइम पर SIP को रोक देना, कभी मार्केट के डर से, कभी अपनी मजबूरी की वजह से, कभी कुछ और रीज़न की वजह से SIP को बराबर रोकते रहना है, अपने इन्वेस्टमेंट को पॉज करना, रोकते रहना या निकाल लेना, फिर यहाँ से निकाल कर वहाँ डालना। इस तरह से अगर ये सारा काम आप कर रहे हैं इनमें से कुछ भी, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैसे नहीं बनते हैं लोगों के। अगर कहेंगे तो डिटेल्स में मैं वीडियो लाऊंगा कि भाई अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे चुने जाते हैं, लेकिन ये बहुत बोरिंग टॉपिक है भाई, लोग देखना पसंद ही नहीं करते इसको। लेकिन ये जितना ज़्यादा सीरियस है उतना ज़्यादा बोरिंग लगता है लोगों को, लोग इसको सीरियस नहीं लेना चाहते हैं, जबकि बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग ऐसा करके। तो कहेंगे तो एक पूरा सेपरेट एक वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा इस पर। तो यहाँ तक ये सारी बातें ख़त्म हो जाती है। अब जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मोतीलाल ओसवाल AMC की तरफ से लॉन्च किया गया है। ऑफकोर्स मोतीलाल AMC के कुछ फंड्स आप देखें तो पिछले कई सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे स्मॉल कैप की बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इतनी ख़राब मार्केट के बावजूद भी 1 नंबर पे अभी भी है, 1 नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल का स्कीम रिटर्न्स के मामले में। समझ रहे हैं ना, डबल डिजिट का 18.40% का रिटर्न्स दिया पिछले 1 ईयर में, जबकि पिछले 1 ईयर में देखें तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी, जिसके ऊपर कल की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल्स में बात किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखिए, ज़रूर देखिए। तो बहुत अच्छा करा। उसके बाद अगर मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में और बहुत अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अब जो फंड लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। देखिए मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ कोर्स कैसा है और निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले याद रखना चाहिए आपको कि ये एक थेमेटिक फंड है और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हिस्टोरिक अगर हम इसके ग्रोथ देखें तो ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर इसकी फ्यूचर भी ब्राइट ही नज़र आते हैं। और पिछले 2020 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2025 के बीच में 111 लाख करोड़ क्या मतलब बजट दिया गया, समझ रहे हैं ना, जो कि पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा है, बल्कि डबल है, दूना है,
समझ रहे हैं ना। तो बहुत अच्छा बजट दिया गया है। अब उम्मीदें ये भी है कि भाई यहाँ पर जो है पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद रेलवे है, सड़कें हैं, मकान कंस्ट्रक्शन वगैरह हैं। तो इस तरह के इंफ्रा में जो काम करते हैं, इस तरह की कंपनीज जो इस चीज़ों को लेकर, इस तरह के टाइप के, इस तरह की कंपनीज के इंफ्रा वगैरह के जो काम करते हैं, इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर इस फंड के पैसे निवेश किए जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बात हो गई। मैं अभी आपको ये भी दिखलाने वाला हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लाइव दिखलाने वाला हूँ कि वहाँ पर क्या चीज़ आपको अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने शुरू में कहा था ना कि इस समय के अनुसार वहाँ पर निवेश करना सही है या नहीं है, वो चीज़ मैं दिखलाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एएमसी के दावे की बात करते हैं। तो भाई एएमसी तो साफ तौर पर दावा कर रही है कि भाई हमारा मकसद है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छा खासा रिटर्न्स बना कर देना। तो देखिए यहाँ पर मैं इस दावे को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई एएमसी गलत बोल रही है या एएमसी की तरफ से गलत कहा जा रहा है, लेकिन ये है कि जितने भी इन्फो निकलते हैं वहाँ पर आप देखें तो भाई ये दावे हर एएमसी करके रखती है। समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको अपना भी तो सेंस लगाना चाहिए कि भाई इस टाइम पे यहाँ पर निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा वक्त के हालात से, और इंफ्रास्ट्रक्चर निफ्टी इंफ्रा में वैल्यूएशन किस हिसाब किताब से है। क्योंकि डिफेंस में बहुत सारे लोगों ने इस तरह की गलती किए थे जिसका भुगतान बहुत बुरा भुगतना पड़ा था। समझ रहे हैं ना। फाइनली हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप निफ्टी इंफ्रा देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप मार्केट कैप देख सकते हैं, करेंट प्राइस देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हाई कहाँ तक पहुँचा हुआ था और उसके बाद सबसे ज़्यादा लो क्या था, यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं। पीई की अगर मैं बात करूं तो यही हमारे लिए मेन चीज़ है फिलहाल के मार्केट सिचुएशन को देखते हुए। इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं कह रहा था कि क्या इस समय पे मार्केट को ध्यान में रखते हुए, मार्केट को देखते हुए क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसका पीई अभी इतना रीज़नेबल है या नहीं है। इस चीज़ को हमें गौर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ की वजह से डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी लोगों को। तो अभी देखेंगे तो 24.2 है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखलाता हूँ ज़रा इसका, चलिए CAGR भी आप देख लीजिए। पिछले 1 ईयर में जो इसका CAGR रहा है 1.81% का रहा है, और पिछले 5 ईयर्स में 27% का CAGR रहा है। तो पिछले 5 ईयर्स का अगर CAGR देखते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और देखने में मज़ा आ रहा है थोड़ा, लेकिन पिछले 10 ईयर्स का CAGR भी बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अभी आपको मैंने पी दिखलाया 24.2। अब यहाँ पर देखेंगे पी, तो पिछले 1 ईयर में इसका पी कहाँ तक गया था, हाई क्या था और लो क्या था, इस चीज़ को ज़रा हम देख लेते। देखिए पिछले 1 ईयर में सबसे ज़्यादा जो गया था वो यहाँ पर आया था। समझ रहे हैं ना। जब इसका पी 25.7 था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स पी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 25.7। पिछले 1 ईयर में सबसे ज़्यादा हाई जो गया था वो यहाँ तक गया था, मतलब 25.7 तक के गया था, और सबसे लो जो आया था वो कहाँ तक आया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट ज़रा इसको, हाँ यहाँ पर आया था, यानी 20.6 पे आया हुआ था। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है आपको, पॉइंट दिख रहा है। और अब भी कहाँ पर है, 25 पर है, 24 पर है। समझ रहे हैं ना। 24.7 वगैरह पे है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो इस हिसाब किताब का है। तो पी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाई अभी भी कुछ महंगाई यहाँ पर है। और उसके बाद इसी तरीके का रिज़ल्ट आप पिछले 3 ईयर्स का भी देख सकते हैं, पिछले 5 ईयर्स का भी रिज़ल्ट आप इसी हिसाब किताब से देख सकते हैं। लेकिन पिछले 1 ईयर को हमें ज़्यादा देखना चाहिए, इसलिए 1 ईयर को देखना चाहिए क्योंकि ये अभी हमारे टाइम से बिल्कुल करीब है और मार्केट का जो सिचुएशन है वह आपके सामने है। तो फाइनली मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच समझदारी से और कम कम करके निवेश करिए, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं। तो फाइनली सारा डिटेल्स आपने देख लिया। अब एनएफओ ओपन की बात करें तो 23 अप्रैल से ही ये एनएफओ ओपन है और 7 मई तक ये ओपन रहने वाला है। आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सोच समझदारी के हिसाब से निवेश करिए। अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है थीमेटिक फंड की, तभी जाकर आप निवेश करिए। प्लस बहुत ज़्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखला दिया है कि अभी भी वहाँ पर वैल्यूएशन है। तो इसलिए सोच समझदारी के साथ आपको निवेश करना है और बहुत होशियारी और ठीक ठाक से देख कर समझ कर, एक बार नहीं 1000 बार देखनी पड़े तब भी देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद ही उसके बाद ही आप वहां पर निवेश करिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दी है। कुछ और भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं अपनी बातों को, 100% मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट भी फिर से मैं करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोगों की तरफ से आ रहा है। तो देखिए जेन्युइन कंटेंट को आप जितना सपोर्ट करेंगे ना, यकीनन
ऐसे यूट्यूबर आपको बहुत अच्छे कंटेंट दे सकते हैं और उनको यकीनन सपोर्ट मिलना चाहिए जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि रियल और ऑथेंटिकेटेड कंटेंट यहाँ पर मिलते हैं, तो बिल्कुल आप वीफिनेंसर को सपोर्ट करिए। अगर लगता है नहीं ऐसा कुछ है तो फिर कोई बात नहीं है, तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।